आज से लगभग 2500 साल पहले भारतीय महाद्वीप का एक शक्तिशाली राज्य मगध, जिसकी सीमाएं उत्तर मध्य भारत से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई थी, पर नंद वंश के अंतिम सम्राट धनानंद के गद्दी पर बैठते ही सब कुछ बदलने लगा। और आज तो उस मगध में कुछ ऐसा हो रहा था जो मगध के इतिहास ने न कभी देखा था न सुना। दरअसल आज मगध में मनाए जाने वाले मदनोत्सव में महाराज धनानंद के साथ राज्य के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। तो इस अवसर पर महाराज एक के बाद एक मदिरा के पात्र खाली करते हुए दरबार में आयोजित नृत्य सभा का आनंद ले रहे थे। तभी महाराज के सबसे विश्वास पात्र अमात्य राक्षस ने सभा में प्रवेश किया और महाराज को प्रणाम करके उनके पास पहुंचा। मदनोत्सव की बधाई स्वीकार करें महाराज। आपको भी बधाई अमात्य राक्षस। आशा है कि आप इस मदनोत्सव के उल्लास में अपना कार्य नहीं भूले होंगे। बिल्कुल नहीं महाराज, एक लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिरकार कार्य की घड़ी आ ही गई है। बस उचित अवसर आने पर कार्य आरंभ हो जाएगा। सुंदर, अति सुंदर। सेविका, आज तो इस कक्ष में मदिरा की धारा रुकनी नहीं चाहिए। अमात्य राक्षस की सूचना ने अचानक वातावरण बदल दिया। एक ही पल में धनानंद के चेहरे की बेचैनी कुटिल मुस्कान में बदल गई, जबकि राजसभा से निकलकर अमात्य राक्षस महल से बाहर खड़े अपने घोड़े पर सवार हुआ। और हवा से बातें करते हुए कुछ ही क्षणों में नगर के भीड़ भरे इलाके में पहुंच गया। जहां जो भी अमात्य को देखता उसे मदनोत्सव की बधाई देने चला आता। बधाई अमात्य, मदनोत्सव की बधाई। बधाई अमात्य, बधाई। जबकि इस समय अमात्य राक्षस के दिमाग में बधाई नहीं, कुछ और ही चल रहा था। तो वो इस सबसे चिढ़कर भीड़ से निकलने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर दूर खड़े कोषाध्यक्ष पर पड़ी। और उससे नजरें मिलते ही जब अमात्य ने उसे उत्सव स्थल के बाहर निकलकर गुप्त स्थान पर मिलने का इशारा किया, तो कोषाध्यक्ष के दिमाग में एक साथ 1000 प्रश्न कौंध गए। पर उसे ये अंदाजा नहीं था कि ये तो बस अभी एक शुरुआत भर है। बात क्या है अमात्य राक्षस? ऐसा क्या हो गया कि आप बिना कुछ कहे सुने मुझे? चलते रहिए, प्रश्नों के लिए बहुत समय मिलेगा आपको। पर कहां लिए जा रहे हैं आप मुझे? उतरिए। आइए। मैं इस उत्सव के अवसर पर आपको कष्ट तो नहीं देना चाहता कोषाध्यक्ष जी, पर क्या करूं, संकट ही ऐसा गंभीर है कि। गंभीर संकट? ठहरिए, अब हम आराम से बात कर सकते हैं। पर आप मुझे ऐसे इस गुप्त स्थान पर? इसलिए कि हम जो बात करने जा रहे हैं वो मात्र हम तक ही रहनी चाहिए। समझ गया, तो कहिए ऐसा क्या संकट आन पड़ा है? राजकोष में चोरी हुई है। क्या? राजकोष में चोरी? परंतु ऐसा कैसे? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। नहीं अमात्य, मैं आपकी बात को सच नहीं मान सकता। आप ऐसा कहकर महाराज धनानंद पर संदेह कर रहे हैं कोषाध्यक्ष जी, क्योंकि मुझे ये बात स्वयं महाराज धनानंद ने कही है और उन्हें ये सूचना उनके गुप्तचरों से मिली है। यदि ये सूचना आपको स्वयं महाराज से मिली है तो मैं इस पर कैसे संदेह कर सकता हूं? परंतु अब क्या होगा अमात्य? महाराज तो मुझे सूली पर चढ़ा देंगे। मेरा विश्वास कीजिए, ये जो कुछ भी हुआ है मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मैं स्वयं इतना चौकन्ना रहता हूं कि। मुझे आप या आपकी निष्ठा पर तनिक भी संदेह नहीं है कोषाध्यक्ष जी, विश्वास कीजिए मेरा। यदि कोई कहे कि सूर्य पश्चिम से निकल आया है तो भले मैं मान भी लूं, पर कोई कहे कि आपने राजकोष से एक स्वर्ण मुद्रा भी उठाई है तो मैं नहीं मानूंगा ना, प्रश्न ही नहीं उठता। परंतु कल जैसे ही महाराज धनानंद को इस बात की सूचना मिली तो वो क्रोध से कांपने लगे। खैर, ये तो अच्छा हुआ कि तभी मैं वहां पर पहुंच गया और मैंने महाराज को समझाया कि इसमें कोषाध्यक्ष जी का कोई दोष नहीं है। उनका तो कोई दोष हो ही नहीं सकता।
अरे मगध में उनके नाम की शपथ लेते हैं लोग। आपका बहुत बड़ा उपकार है मुझ पर। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। परंतु अब आप ही मुझे रास्ता दिखाएं अमात्य। बताएं कि ऐसे में अब मुझे क्या करना होगा। मैंने इस पर विचार किया है और बहुत गंभीरतापूर्वक विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जिस बारे में मेरे और महाराज के बीच चर्चा हुई। कैसी चर्चा अमात्य? मैं कुछ समझा नहीं। तो ध्यान से सुनिए और स्मरण रहे, यदि ये बात गुफा से बाहर गई तो प्रजा में इतना आक्रोश पैदा हो जाएगा कि वो अपने घरों से निकलकर राजमहल को घेर लेंगी। हाहाकार मच जाएगा। इसलिए सर्वप्रथम आपका प्रयास ये होना चाहिए कि ये बात केवल हमारे बीच में ही रहे। अवश्य, मैं उसे यहीं इसी स्थान पर छोड़कर जाऊंगा। परंतु अमात्य, मेरा एक प्रश्न है। कहिए। मेरा प्रश्न है कि राजकोष के उस गुप्त रास्ते के बारे में तो सिर्फ हम कुछ गिने चुने लोगों को ही पता था। फिर चोरों को इसकी भनक कैसे लगी? क्या हमारे बीच में ही कोई? ये समय ये सब सोचने का नहीं है कोषाध्यक्ष। वर्तमान स्थिति ये है कि अब कोष उस स्थान पर सुरक्षित नहीं है। सत्य कहा आपने। जहां से एक बार चोरी हो चुकी है, अब वो स्थान सुरक्षित कैसे कहा जा सकता है? इसलिए क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी जांच तो होगी ही, परंतु अभी हमें एक अति आवश्यक कार्य करना होगा। वो क्या? हमें उस कोष को वहां से निकालकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा। किसी और स्थान पर? ये कैसे संभव है अमात्य? क्यों संभव नहीं है? आप तो ये कार्य आसानी से कर सकते हैं। कोष से संबंधित निर्णय तो आप ही लेते हैं ना? हाँ, परंतु मेरा कार्य राजकोष की आवाजाही नहीं, उसकी गणना, उसका लेखा जोखा रखना है अमात्य। संपूर्ण कोष को किसी दूसरे स्थान पर ले जाने का निर्णय लेने का अधिकार मेरे पास नहीं है। मैं तो मात्र कोषाध्यक्ष हूँ। संपूर्ण कोष के नीति निर्माता और कार्यवाहक तो अमात्य शक्तार हैं। मुझे उनके काशी से लौट आने तक उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। पर आपके अमात्य शक्तार महाराज धनानंद के आदेश पर ही काशी गए हैं और पता नहीं वो कब तक लौटेंगे। पर अमात्य राक्षस, जब तक अमात्य शक्तार नहीं आते तब तक हम उस कोष की सुरक्षा बढ़ा सकते हैं, और जब अमात्य शक्तार आ जाएं, तब वो जैसा आदेश करेंगे मैं वैसा करूंगा। आपकी मति मारी गई है कोषाध्यक्ष जी। मैं आपको एक होनहार अधिकारी समझता था, परंतु आप ऐसी बातें करेंगे मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। मैं कुछ समझा नहीं अमात्य। यदि हम कोष के गुप्त रास्ते पर सुरक्षा बढ़ाएंगे तो सुरक्षा अधिकारियों और सैनिकों को संदेह हो जाएगा कि कुछ तो ऐसा है जिसके लिए इतनी सुरक्षा लगाई जा रही है, और फिर यह बात प्रजा तक पहुंचते देर नहीं लगेगी। इसलिए हमें कोष से संबंधित सारे कार्य गोपनीय तरीके से संपन्न करने होंगे। यहां तक कि ये जो कुछ भी होना है उसकी सूचना सेनापति या अन्य अमात्यों को भी नहीं लगनी चाहिए। कह तो आप सही रहे हैं अमात्य, पर मेरी भी सीमाएं हैं। मैं अमात्य शक्तार की अनुपस्थिति में इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकता हूं? देखिए कोषाध्यक्ष जी, मेरे पास और भी विश्वास पात्र लोग हैं जो मेरे एक आदेश पर यह कार्य कर सकते हैं, परंतु मैंने इस कार्य के लिए आपको चुना है क्योंकि मुझे लगता था कि आप भी मेरे उतने ही विश्वास पात्र हैं। परंतु आज ज्ञात हुआ कि मैं गलत था। और रहा प्रश्न आदेश का, तो मैं अमात्य राक्षस, आपके अमात्य शक्तार का भी वरिष्ठ हूं। मेरे आदेश को आप क्या, अमात्य शक्तार भी नहीं ठुकरा सकते। परंतु जाने दीजिए, आपके साथ चर्चा करके मैंने अपना समय ही व्यर्थ किया। ठहरिए अमात्य, मुझसे भूल हो गई। मेरी इच्छा आपका अपमान करने की नहीं थी। मैं तो बस नीति नियमों के अंतर्गत अपने दायित्वों का निर्वहन करने का तो जाइए, आप अपनी नीति संभालिए। पर यदि सूर्यास्त से पहले सैनिक आकर आपको राजकोष की चोरी के आरोप में ले जाकर कारागार में डाल दें तो मत कहिएगा कि मैंने आपको चेताया नहीं था। अमात्य, मेरे पास समय नहीं है। यदि ये कार्य आप नहीं करेंगे तो मैं किसी और से करवाऊंगा। इसलिए मुझे जाना होगा। आशा है कि आपके पास महाराज के प्रश्नों के उत्तर होंगे। ठहरिए अमात्य, आप मेरा समय नष्ट कर रहे हैं कोषाध्यक्ष। आपका कार्य हो जाएगा। आप पर कोई दबाव नहीं है। ठीक से विचार कर लीजिए, और यदि आपका विचार पक्का हो जाए तो आज का योजन संपन्न होने के पश्चात मुझे इसी स्थान पर मिलेगा, इस गुफा के द्वार पर। और हाँ, मदनोत्सव की बधाइयां।